Okay. All right. So, hello everyone, and greetings from Canada. Uh, आज मेरे साथ जो है वो एक बड़ी स्पेशल पर्सनालिटी जो है वो मौजूद हैं और मैंने रिक्वेस्ट किया इनसे कि अगर आके ये थोड़े अपने जो है पर्सपेक्टिव्स हमारे साथ शेयर कर सकें, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में बात कर सकें। सो इनका नाम है एहतशाम यूनुस। सो थैंक यू सो मच एहतशाम आपके टाइम का, और थैंक यू फॉर बीइंग एग्रीइंग टू शेयर योर पर्सपेक्टिव्स। सो आई होप कि बहुत सारे जो लोग हैं, हमारी जो खासकर नर्सिंग कम्युनिटी है, जो नर्सेस हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, उनको जो है वो बेनिफिट होगा हमारे आज के इस वीडियोस कह लें इसको, या पॉडकास्ट कह लें, या वट एवर वी वॉन्ट टू से इट। तो once again, thank you so much for your time. Before we get Thanks started, for having me, Shazad. yeah. So before we get started, I would like if you can थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जो है वो करा दें, और आई वुड लाइक अगर आप डिटेल्ड थोड़ा हमें बताएं अपने बारे में, अपना सफ़र जो है वो कनाडा का, और कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और अभी करंटली आप क्या क्या जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं आपके, और क्या पोजीशंस हैं आपके पास। सही। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शहजाद इनविटेशन का, और मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ मैं बता सकता हूँ यूज़फुल हो आपके ऑडियंस के लिए। तो जैसे कि शहजाद ने बताया, मेरा नाम एहतशाम यूनुस है। 2012 में मैंने जो है वो शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग से इस्लामाबाद पाकिस्तान से BSN कंप्लीट किया था अपना। उसके बाद 2015 में जो है वो मैं कनाडा मूव किया हूँ, और यहाँ पे मैं मास्टर्स के लिए आया था। मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया, और उसके बाद फ़ौरन से बाद मैंने जो है ना वो अपनी PhD की शुरुआत की थी 2017 में। 2022 में मैंने अपनी PhD कंप्लीट की है, और उसके बाद 2022 ही में मैंने मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड कनाडा में जो है वो अपनी 10 ईयर ट्रैक पोजीशन स्टार्ट किया। अभी मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ मेमोरियल यूनिवर्सिटी न्यूफाउंडलैंड कनाडा, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में। उसके अलावा अदर देन एजुकेशनल अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल है मेरे पास काफ़ी एडिटोरियल रोल्स हैं। तो करंटली आई एम एन एडिटर इन चीफ फॉर क्रिएटिव नर्सिंग, जो कि सेज का एक जर्नल है। उसके अलावा मैं हीलियन हेल्थ प्रोफेशंस और नर्सिंग जो है उसमें एसोसिएट एडिटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा आई एम ऑल्सो एन एसोसिएट एडिटर फॉर जर्नल ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च। आई एम ऑल्सो एन एडिटर और एडिटोरियल बोर्ड मेंबर, या फिर एसोसिएट एडिटर ही कंसिडर कर ले, फॉर BMC मेडिकल रिसर्च मेथडोलॉजी। उनके पास एसोसिएट एडिटर उस तरह से नहीं होते हैं, उनका एडिटोरियल बोर्ड मेंबर जो है दे एक्ट एज एडिटर्स, और हम पीयर रिव्यू वाला प्रोसेस कर रहे होते हैं। वो मेरा ख्याल हम थोड़ी बाद में डिस्कशन करेंगे। आई एम ऑल्सो एडिटोरियल बोर्ड मेंबर फॉर सेवरल नर्सिंग जर्नल्स। तो जर्नल ऑफ एडवांस नर्सिंग के बोर्ड में हूँ मैं, उसके बाद इंटरनेशनल नर्सिंग रिव्यू के बोर्ड में हूँ, और मेरा ख्याल है यही करंट पोजीशन है। इसके अलावा जो है मैं काफ़ी जर्नल्स के लिए रिव्यू करता हूँ एज अ पीयर रिव्यूअर। टू डेट अगर मैं देखूँ तो मेरा ख्याल है पिछले 5-6 साल में मैंने 400-450 पीयर रिव्यूज़ किए हैं, और मैं करंटली 80 से 90 जर्नल्स के लिए रिव्यू करता हूँ एज अ रिव्यूअर। इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है मैंने कोई थोड़ी बहुत पब्लिकेशंस की हुई हैं। 130 तक पब्लिकेशंस हैं, जिसमें एडिटोरियल्स हैं, कमेंट्री हैं, रिव्यू आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, और आई थिंक आई बीन पब्लिश्ड इन रियली वेल नोन जर्नल्स। तो उसमें भी मेरा ख्याल है बस हमारी रिसर्च क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो अच्छे जर्नल्स सच एज सोशल साइंस और मेडिसिन, जर्नल ऑफ एडवांस नर्सिंग, जर्नल ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च मेथडोलॉजी, यूरोपियन जर्नल जो है। उसके अलावा मेथडोलॉजिकल इनोवेशन, तो काफ़ी सारे जर्नल्स में मेरा ख्याल है काफ़ी डाइवर्स इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल्स में पब्लिश किया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ एरियाज ऑफ रिसर्च की अगर बात करें तो मेरे 5-6 ब्रॉड रिसर्च एरियाज हैं। अगर पहले मैं बात करूँ तो मेरा ख्याल है एक जो ओवरऑल एरिया मेरा वो अंडर सर्व्ड और मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, जिसमें हम लोग मेरी जो रिसर्च पेपर्स है वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए हैं जो कि इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर अंडर सर्व पॉपुलेशंस की बात करते हैं तो उसमें वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि होमलेस हैं। उसके अलावा वो है जो मल्टी मॉर्बिडिटी के साथ रह रहे हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि 2S LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स हैं। इसके अलावा एथनिक और कल्चरल माइनॉरिटीज़ की बात की जाए
या फिर मैंने नर्सिंग की बात करें तो आई मीन वी आर अंडर सर्व्ड एज वेल हमारी, क्योंकि कम्युनिटी में नर्सिंग में जो है वो ज़्यादातर इट्स अ फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन। तो वो एक प्रोग्राम ऑफ रिसर्च है। उसके अलावा मेरी जो रिसर्च है वो सोशल और स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट्स पे फोकस करती है, जिसमें हम लोग सोशल फैक्टर्स और इसके अलावा पॉलिसीज, सोशल पॉलिसीज और सोशल सिस्टम्स की बात करते हैं कि किस तरह वो लोगों के हेल्थ केयर एक्सपीरियंसेस और उनके इलनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और उसके अलावा एजुकेशन और एथिक्स इज़ अनदर एरिया, जिसमें मैं नर्सिंग एजुकेशन या नर्सिंग स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो उनमें कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने की बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग उनको जो है वो उस लेवल तक लेके जा सकते हैं जिसकी बेसिस पे वो जो है ना अच्छे तरीके से एथिकल कंपैशनेट केयर प्रोवाइड करें। और इसके अलावा मैं रिसर्च मैथडोलॉजीज, जैसे मैंने पहले बताया, तो मेरी एक्सपर्टीज जो है वो क्वालिटेटिव में, पर्टिकुलरली मिक्स मेथड रिसर्च और एडवांस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स में। उसके अलावा आई ऑल्सो डू बेसियन एनालिसिस, जो कि मेरा ख्याल इमर्जिंग फील्ड है, काफ़ी अरसे से चल रही है लेकिन लोगों को इतना आइडिया नहीं है बेसियन एनालिसिस के बारे में। सिस्टमैटिक रिव्यूज़, पर्टिकुलरली इंटीग्रेटिव रिव्यू, क्वालिटेटिव रिव्यूज़ और मिक्स मेथड सिस्टमैटिक रिव्यूज़। तो ये मेरा ख्याल है ब्रॉड एरियाज़ की अगर बात करें, तो जैसे फिर हम और डिस्कशन करेंगे तो आई स्टार्ट टू हाईलाइट एनी एडिशनल थिंग्स दैट आई रियली नीड टू हाईलाइट हियर। तो मेरा ख्याल ये काफ़ी है। अगर इससे और आपको कुछ चाहिए तो मैं और बता सकता हूँ। Yeah, no, I I believe you have achieved a lot और बड़ी कम उम्र में आपने बहुत बड़ी-बड़ी achievements की हैं and I think this is uh, a real motivation for all of us और आप रोल मॉडल भी हैं बहुत सारे लोगों के and बहुत I शुक्रिया। know I know you have a big name in nursing community और लोग आपको जानते भी हैं and I really appreciate all your efforts and contributions जो आप कर रहे हैं अभी तक और जितना भी लोग आपसे जो है वो बेनिफिट देखिए शहजाद, वो मेरा हो ख्याल है सकते लोगों का हैं। बड़ापन है। हम लोग मैं तो बस अपना काम करता हूँ, बाकी लोगों का बड़ापन है किस तरह से वो हम लोगों को देख रहे हैं। तो we'll just या नो continue doing what we're already doing. या नो थैंक यू सो मच अगेन लाइक ये बहुत बड़ी एक आई थिंक अगर मैं अपने आप को भी देखूं सो यू आर वन ऑफ द driving force for all of us including me like I take so much energy and also a lot of motivation from you know to continue and to be involved in different projects and conduct research so thank you so much again for all of those things so हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट सम अपॉर्चुनिटीज जो कि क्योंकि इम्पॉर्टेंट है थोड़ा जिन रोल्स पे अभी आप हैं या फॉर एग्जांपल मैं भी हूँ या आगे जाके मैं भी कुछ रोल्स को जो है वो लूँगा एकेडमिक पोजीशंस के अंदर या रिसर्च रिलेटेड तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों को बताएं भी और उनको गाइड भी करें कि किस तरह से वो जो है वो अचीव कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं स्पेशली दोज हु आर इन पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश, नेपाल और हमारा जो रीजन है वहाँ से जो लोग करना चाहते हैं। तो थोड़ा अगर हमें आप बता सकें क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ख़ासकर नर्सेस के लिए और हायर एजुकेशन में पर्टिकुलरली जो है वो क्या-क्या अवेल कर सकते हैं और क्या पाथवेज़ हैं जो कि वो जिन पे चल के जो है वो जो है वो आगे जा सकते हैं? ठीक, तो शहजाद इसमें मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस की जा सकती हैं। अगर आप बात करें सिंपल अपॉर्चुनिटीज़ की, पहले देख लेते हैं कि नर्सेस के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर आप स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल करियर से, जो कि 90% ऑफ नर्सेस मेरा ख्याल है स्टार्ट करती है, जो बैचलर्स ऑफ नर्सिंग करती हैं। उसके बाद आप इवेंचुअली क्लिनिकल करियर में जाते हैं, जिसमें आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम कर सकते हैं, कम्युनिटी सेटिंग्स में काम करते हैं। आज तो नर्सेस के रोल काफ़ी एक्सपैंड हो गए हैं, तो दे कुड ऑल्सो वर्क एज लाइक सम व्हाट पॉलिसी मेकिंग में भी आ जाते हैं लोग। पॉलिटिक्स में भी नर्सेस चली जाती है। तो आई थिंक वो क्लिनिकल साइड में आपके पास फिर डिफरेंट सेटिंग्स आ जाती हैं। यू कैन गो टू कार्डियोवैस्कुलर, आप क्रिटिकल केयर में काम कर सकते हैं, मेडिकल सर्जिकल है, जनरल सर्जरी। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को उन रोल्स का ऑलरेडी पता है, दे आर फेमिलियर विद क्लिनिकल साइड। लेकिन मैं आज जो हाईलाइट करूंगा, मेरा ख्याल है दूसरे रोल्स की तरफ हम थोड़ा सा आएंगे। अब जैसे एक मैं चीज़ हाईलाइट करूंगा, नर्स प्रैक्टिशनर जो है, जैसे कि पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, आई डोंट थिंक हमारे रीजन्स में, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में अभी इतना ज़्यादा जो है वो फोकस है नर्सिंग
एज अ नर्सिस या वो नर्स प्रैक्टिशनर के रोल में आते हैं। अब क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या नॉर्थ अमेरिका की बात करें, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तो इन कंट्रीज़ में जो वो नर्सेस जो दे आर एडवांसिंग देयर करियर्स एंड दे आर मूविंग इनटू नर्स प्रैक्टिशनर। पार्ट ऑफ इट इज़ बिकॉज हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। तो नर्स प्रैक्टिशनर्स जो है वो दे कैन टेक ओवर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फिर प्राइमरी केयर जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जनरली वो एक क्लिनिकल की अगर बात करें तो उसके अलावा आपके पास क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट के रोल्स हैं, आपके पास नर्स प्रैक्टिशनर्स की डिग्री आ गई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आपका जो फोकस है आज डिस्कशन को वो ज़्यादातर मास्टर्स और पीएचडी की बात पे है। यस, तो अभी तो एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान में अगर आप देखें, इंडिया में देखें, या मेरा ख्याल है नेपाल, फिलीपींस और जो भी एरियाज है रेलिवेंट, सब में मास्टर्स डिग्री तो बहुत कॉमन हो गई है कि नर्सेज जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट के बाद जो है वो फ़ौरन से मास्टर्स परस्यू करते हैं। अब उसमें डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं, या तो आप क्रिटिकल केयर में चले जाते हैं या फिर आप एजुकेशन में चले जाते हैं, लीडरशिप है, पॉलिसी है, डिफरेंट एरियाज में आप मास्टर्स कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है जनरली होता है कि आप पीएचडी पे जाते हैं। तो आई मीन पीएचडी का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है नर्सिंग में वो ये कि पीएचडी एक रिसर्च करियर के लिए आपको प्रिपेयर करता है। तो अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो यू कैन गो परस्यू रिसर्च, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। लाजमी नहीं कि सिर्फ नर्सिंग रिसर्च ही की जाए, यू कैन वर्क या इन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स। मेडिकल सोशियोलॉजी जैसे बात कर रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन साइंस की बात होती है, केटी की बात होती है। उसके अलावा आपके पास जो वो सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस है, तो सोशियोलॉजी, सोशल साइंसेज, नर्सिंग, सोशल वर्क, इन सबको आप जो है वो बिल्कुल कंबाइन करके तो यू कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ पीएचडीज। तो अब पीएचडी का जो करियर है मेरा ख्याल है वो उसमें अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो नर्सेज कैन रियली एक्सेल आफ्टर अ पीएचडी। अब जो हुँ, लोग इंटरेस्टेड है ज़्यादा क्लिनिकल साइड पे जाने के, तो दे माइट नॉट नीड टू डू अ पीएचडी बट दे कैन गो फॉर डीएनपी, जिसको डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस का नाम दिया जाता है। और वो एग्ज़ैक्टली। कनाडा में, अगर मैं कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो कनाडा में आपके पास मेरा ख्याल है 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ने भी डीएनपी स्टार्ट किया है, लेकिन ज़्यादातर जो वो हुँ, पीएचडी चलती है। अगर आप यूएस में जाएं तो देयर आर टन्स ऑफ यूनिवर्सिटी जो कि डीएनपी ऑफर कर रही हैं, और जो लोग क्लिनिकल साइड पे जाना चाहते हैं दे यूजुअली गो फॉर डीएनपी। वो भी रिसर्च हुँ, बेस्ड होता है लेकिन उसमें रिसर्च इतनी इंटेंसिव नहीं है जितनी पीएचडी में है। तो या अगर आप एकेडमिक कम्युनिटी की बात करें तो पीएचडी आपको जो है वो नर्स साइंटिस्ट के तौर पे प्रिपेयर कर रही होती है, क्योंकि इवेंचुअली जो भी हम नर्सिंग प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, एजुकेशन में जो नई चीज़ें लेके आ रहे होते हैं, जो भी इनोवेशन है, वो इवेंचुअली एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एविडेंस। तो वो एविडेंस जनरेट करना किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पीएचडी नर्सेज की है। इसका ये मतलब नहीं है कि मास्टर्स प्रिपेयर्ड नर्सेज कैन नॉट डू रिसर्च। मैंने अपना जब रिसर्च करियर स्टार्ट किया था तो आई वाज जस्ट एन अंडर ग्रेजुएट। सिर्फ ये है कि वो आपकी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है। अगर आपने मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट में थोड़ा बहुत सीखा हुआ है तो यू कैन जस्ट एडवांस दैट स्किल सेट, और आगे जाके आप जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी रिसर्च को जो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब पीएचडी की जब बात करें तो जैसे मैंने बताया कि अब तो हर जगह पे पीएचडी चल रही है। पाकिस्तान में भी आपके पास हैं, इंडिया में ऑफ कोर्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू कैन आल्सो डू पीएचडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन जो नॉर्थ अमेरिकन पीएचडी है या फिर जो डिफरेंट पीएचडी के मॉडल्स की अगर हम बात करें तो यूरोपियन मॉडल ज़रा डिफरेंट किस्म का मॉडल है। नॉर्थ अमेरिकन इज समवट डिफरेंट। अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में भी यूएस कनाडा की पीएचडी, देयर स्टार्किंग डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द पीएचडीज। और अगर इसी तरह से आप बात करते हैं साउथ एशिया की या ईस्ट एशिया की, जैसे कि थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, तो पीएचडी फॉर्मेट समवट डिफरेंट है। मैं, मेरा ख्याल है, ज़्यादा फोकस करूँगी यूरोपियन पे और अमेरिकन और कनेडियन मॉडल पे, और समवट सिमिलर है ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड मॉडल इस उसी तरह से है। तो कनाडा में जो पीएचडी होती है एंड मास्टर्स पे मेरा ख्याल है हम थोड़ी सी बाद में डिस्कशन करेंगे। तो पीएचडी जो कनाडा में होती है उसको समवट आप हाइब्रिड मॉडल कंसिडर करते हैं। जब लोग इनरोल होते हैं पीएचडी में तो दे वुड हैव टू स्पेंड 2 आवर्स स्टडिंग। 2 साल वो बेसिक कोर्सेज करते हैं और बाकी 2 साल उनके पास जो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है अपनी कमेटी के साथ। यूएस में ऑन द अदर हैंड डिफरेंट मॉडल्स हैं। कुछ जगह पे आपको 3-4 साल कोर्सेज करने पड़ते हैं, कभी 11-12 कोर्सेज भी करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके आप अपना जो है वो रिसर्च शुरू करते हैं। यूरोपियन साइड पे चले जाए तो वहाँ पे पीएचडी बाय पब्लिकेशन जिसको हम कहते हैं। आप जब स्टार्ट करते हैं 3 साल की आपकी पीएचडी होती है, फॉरेन से आप स्टार्ट करते हैं, यू जस्ट हैव टू पब्लिश 3 और 4 मैन्युस्क्रिप्ट अपने डेटा में से। जैसे आप पेपर पब्लिश कर लेते हैं वो आप डिफेंड करते हैं अपनी कमेटी के सामने एंड यू गेट द पीएचडी। तो वो मॉडल्स मेरा ख्याल है डिफरेंट है। इवेंचुअली जो है मास्टर्स की जब थोड़ी सी बात करें तो मास्टर्स में फिर
आपके पास अगेन दो तरह के प्रोग्राम्स कनाडा में ऑफर होते हैं। एक आपके पास प्रैक्टिकम बेस्ड मास्टर्स है, एक आपके पास रिसर्च बेस्ड मास्टर्स है। तो प्रैक्टिकम बेस्ड मास्टर्स में है कि आप एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ योर 2 years। उसमें आपको 2 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। दैट कुड बी कैपस्टोन प्रोजेक्ट की जब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल में, तो अगर आप लेट्स से क्रिटिकल केयर में काम कर रहे हैं एंड यू वांट चेंज सम टाइप ऑफ प्रैक्टिस इन योर ओन सेटिंग, तो आप अपने सुपरवाइजर के साथ काम करके तो यूल डेवलप अ स्मॉल प्रोजेक्ट में भी आप एक नई रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं नर्सेज के लिए, और मे बी कोई रिसोर्स ऑलरेडी है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो वो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हम रिसर्च एज सच नहीं कहते, क्योंकि यू डोंट नीड एथिक्स अप्रूवल फॉर दोज। तो उस तरह का प्रैक्टिकम वर्क कर रहे होते हैं। कुछ पीएचडीज में फिर आपको एक्चुअली जो वो थीसिस लिखना पड़ता है मास्टर्स लेवल का, और फिर वो आपकी इवेंचुअली अपनी चॉइस है। बाकी क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट दूसरे फील्ड्स देख लें तो वहाँ पे भी जो है आप वो इसी तरह से केपस्टोन प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है नर्सिंग की जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर परस्यूइंग अ पीएचडी। अब आप अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके पास हैं पीएचडी से रिलेटेड, तो मे बी आई कैन स्पीक टू दोज एज वी go along in the conversation. या बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपने जो है वो शेयर की हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पर्टिकुलरली जानना चाहूँगा कि थोड़ा अगर आप डिफरेंसेस की बात करें, खासकर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, लाइक लोग साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और कनाडा अमेरिका में जब पीएचडी हम लेते हैं तो क्या फ़र्क है? एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का आप क्या समझते हैं, एंड देन फाइनेंसेस का क्या डिफरेंस है? तो पहले मेरा ख्याल है बात करते हैं फाइनेंसेस की और किस तरह से पीएचडी का प्रोसेस है। तो मे बी बिफोर टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस आई थिंक आई नीड टू आउटलाइन द प्रोसेस, किस तरह से आप पीएचडी के लिए परस्यू करते हैं करियर। तो सबसे पहले जो होता है इनिशियली आपने ऑब्वियसली अगर मास्टर्स किया है तो यू नीड दैट मास्टर्स। अब पहली जो चीज़ होती है वो जीपीए रिक्वायरमेंट होती है। जब आप किसी भी पीएचडी के लिए परस्यू कर रहे होते हो, हर यूनिवर्सिटी के एक मिनिमम जीपीए जो आपने स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट मीट करनी होती है। तो ज़्यादातर यहाँ तो 3 होता है या 3.4 होता है। 3.4 से हायर हो तो इट्स बेटर। 3 पे बहुत लिमिटेड होते हैं आपके पास, मे बी कोई एक या दो यूनिवर्सिटीज होंगी दो दोज हु वुड एक्सेप्ट यू फॉर 3.0 जीपीए। तो 3.4 से अबव मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी जीपीए की। अब लेट्स से यू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर जीपीए, नेक्स्ट जो आपका होता है आपने अपना प्रोग्राम ऑफ रिसर्च, जिसको मेरा ख्याल है अक्सर जब मेरी बात होती है मास्टर स्टूडेंट्स के साथ पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ, तो जो एक चीज़ लोगों को मुश्किल होती है आर्टिकुलेट करने में, होता है उनका प्रोग्राम ऑफ रिसर्च। तो प्रोग्राम ऑफ रिसर्च लिटरली मीन्स कि आप किस एरिया में काम करना चाह रहे हैं और किस एरिया में आप साइंस बिल्ड करना चाह रहे हैं। लेट्स से जैसे मैंने बात की है कि मेरा एक प्रोग्राम ऑफ रिसर्च है वो कंपैशनेट नर्सिंग केयर है। तो मैं जितनी मेरी पब्लिकेशंस होंगी या जितना भी एरिया में जो भी मैं पब्लिकेशंस कर रहा हूँ, किसी भी टाइप की रिसर्च कर रहा हूँ, वो सारा जो है वो उन एरियाज को टारगेट कर रहा होता है, किसी ना किसी तरह से वो लिंक हो रहा होता है। जैसे मैंने आगे एग्जांपल दिया कि एक प्रोग्राम ऑफ रिसर्च है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स में कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी है जो कि उनको प्रिपेयर कर सके कि वो कंपैशनेट केयर डिलीवर करें। अब वो कॉम्पिटेंसीज कुड बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज, तो मैं उसमें कितनी सारी चीज़ें फिट कर सकता हूँ इवेंचुअली अगर कंपैशनेट केयर डिलीवरी की बात कर रही हैं। तो प्रोग्राम ऑफ रिसर्च आपका वो होता है कि आप किस पाथ पे चलना चाह रहे हो इवेंचुअली, किस तरह से जो आप जो है ना प्रैक्टिस या रिसर्च गैप जो है वो कोई एड्रेस करना चाह रहे हैं। अब आपने अपना आर्टिकुलेट करना होता है प्रोग्राम ऑफ रिसर्च, फिर आपने सुपरवाइजर ढूंढना होता है। अब सुपरवाइजर ढूंढने में ऑफ कोर्स इट कुड टेक 20-25 अटेम्प्ट समटाइम्स, डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम ऑफ रिसर्च जिस एरिया में आप काम करना चाह रहे हैं, आप ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढें जो उस फील्ड में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड रिसर्चर है। तो अगर लेट्स से कोई मेरे पास आके काम करना चाह रहा है, तो दे वुड हैव टू सेंड मी एन ईमेल, जो आप जनरली करते हैं। आप ईमेल करते हैं प्रोफेसर्स को, 15-20 को मे बी करेंगे, उसमें से मे बी 5 और 4 जो है वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो आप प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं, यू हैव टू गेट दैट फाइनल लेटर फ्रॉम ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द सुपरवाइजर। और ये सिस्टम हर जगह पे है, इट्स नॉट ओनली इन कनाडा, बल्कि सुपरवाइजर अप्रूवल का जो सिस्टम है, यू नीड टू गेट दैट्स इन द यूएस, इट्स आल्सो इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। वहाँ पे आपको पहले सुपरवाइजर सिलेक्ट करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज थोड़ी सी फ़र्क हो सकती हैं कि वो परहैप्स आपको कहेंगे कि आप नाम दे दें लोगों के, आप प्रोफाइल सर्च करें वेबसाइट पे जाके, आप उनके नाम लिख दें, बट वी वॉन्ट असाइन सुपरवाइजर टू यू बिफोर यूर एक्सेप्टेड इनटू द प्रोग्राम। तो जब आप सुपरवाइजर सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो वो उनकी तरफ से आपको एक लेटर मिलता है, वो लेटर पे आपको कंफर्मेशन देते हैं
कि दे विल बी विलिंग टू सुपरवाइज यू, और जब वो हो जाता है फिर आप जो है वो अप्लाई करते हैं स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ को। अब फंडिंग मॉडल्स की बात कर लेते हैं। 99.9% पीएचडीज जो हैं वो फंडेड होती हैं। तो अगर आप यूके में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स यूके में फंडिंग इतनी नहीं है पीएचडी की, तो यूके का थोड़ा सा सिस्टम इस तरह से कि आपको शायद सर्टन वेबसाइट आपको एक्सप्लोर करनी पड़ती है जहाँ पे उन्होंने एडवर्टाइज की होती हैं फंडेड पोजीशन। अगर उनके पास ऑलरेडी ग्रांट्स हैं तो उन्होंने एडवर्टाइज की होती है कि हम लोग स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं इन एरियाज में, तो आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं। लेकिन बाकी जगह पे आप जाते हैं तो पीएचडी शुड ऑलवेज बी फंडेड। तो मेरी एडवाइस भी ये होगी और सजेशन भी होगी सबको कि देखें, पीएचडी अगर आपने करनी है और आपके पास अच्छा रिसर्च करियर आपने डेवलप करना है तो यू ऑलवेज नीड टू गो फॉर अ फंडेड पीएचडी। फंडिंग कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बट सेल्फ फाइनेंस पे पीएचडी जो करना है वो मेरी तरफ से मैं उसको गुनाह समझता हूँ कि इतना आपने मेहनत भी करनी है और आपको पैसे भी ना मिले तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो पीएचडी इज़ ऑलवेज स्टाइपेंड बेस्ड कनाडा में या यूएस में। अब वो स्टाइपेंड किस तरह से आ रहा होता है, वो दो तरीके से आ रहा होता है। जब आप कनाडा में फॉर इंस्टेंस या यूएस में जब आप अप्लाई करते हैं, रिसर्च ग्रांट्स वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, तो प्रोफेसर्स वुड हैव टू बिल्ड इन पीएचडी स्टूडेंट्स या पोस्ट डॉक फेलो उन्होंने अपने ग्रांट के अंदर लिखे होते हैं। जैसे मैं अब अप्लाई करता हूँ तो कनाडा में हमारे पास थ्री जो कोर फंडिंग बॉडीज हैं, एक कनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च है जो कि हेल्थ रिसर्च फंडिंग देती हैं। उसके अलावा आपके पास ट्राई काउंसिल में आता है शर्क, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च काउंसिल। तो वहाँ पे आप सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट से जितनी रिसर्च कर रहे होते हैं, सोशल साइंसेज से रिलेटेड, सम वॉट हेल्थ को भी फंड कर रहे होते हैं, लेकिन आपको उसका लिंक बनाना होता है सोशल साइंसेज के साथ। तो शर्क है और उसके बाद इंजीनियरिंग काउंसिल है। तो वो डिफरेंट फील्ड्स की, जिसको हम ट्राई काउंसिल का नाम देते हैं, वहाँ पे जब आप फंडिंग अप्लाई कर रहे होते हैं, ग्रांट्स अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे प्रोफेसर्स को जो है वो बिल्ड इन करना होता है स्टूडेंट ट्रेनिंग का एक पीस अपने ग्रांट के अंदर। तो जब मैं रिसर्च ग्रांट अप्लाई करता हूँ तो मैंने हमेशा रिसर्च ट्रेनिंग वाला कंपोनेंट ऐड किया होता है जिसमें मैं पीएचडी स्टूडेंट हायर कर सकता हूँ, मास्टर स्टूडेंट्स कर सकता हूँ, इवन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हायर कर सकता हूँ, और दे वैल्यू दैट पीस। अगर वो आप बिल्ड नहीं करते तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट ग्रांट वुड रिड्यूस बाय आई वुड से मे बी 25 to 60% ऑलरेडी कम हो जाते हैं। क्योंकि इवेंचुअली ग्रांट्स का ये भी फायदा होता है ना कि यू नीड टू ट्रेन फ्यूचर साइंटिस्ट्स। या तो हम लोग जब उसको बिल्ड कर रहे होते हैं तो हमने ग्रांट्स के अंदर उनको पुट किया होता है। तो दो तरह की फंडिंग जैसे मैं बताया, एक आपको मिल रही होती है ग्रेजुएट स्टडीज की तरफ से। अब ग्रेजुएट स्टडीज जब मैं बार बार बोल रहा हूँ तो वो कहने का मकसद है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एक आपका ब्रॉड डिपार्टमेंट होता है जो कि स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडी है, जो कि सारे डिसिप्लिन्स की जो है वो ग्रेजुएट स्टडीज को कवर कर रहा होता है। फिर हर डिपार्टमेंट का अपना एक यूनिट होता है। तो अब जैसे नर्सिंग की एग्जांपल हम ले रहे हैं तो नर्सिंग में हमारा स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज है, लेकिन उसके बाद फैकल्टी ऑफ नर्सिंग है और उसका अपना ग्रेजुएट स्कूल है। तो आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज को, वो एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करते हैं और ऑफ कोर्स रिकमेंडेशन वुड गो थ्रू द फैकल्टी ऑफ नर्सिंग। तो जो बेसलाइन फंडिंग आपको मिल रही होती है वो मिल रही होती है ग्रेजुएट स्टडीज की तरफ से। तो राइट। लेट्स से वो डिपेंड करता है, अगर आप यूएफटी में जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में तो परहैप्स दैट कुड बी आई डोंट नो 30,000 $35,000। डिपेंड करता है आपकी अपनी प्रोफाइल पे और वो कितनी फंडिंग उनकी बेसलाइन है अवेलेबल। कुछ जगह पे मे बी 15 हो, कुछ पे 20 हो, कुछ में 8,000 9,000 हो। लेकिन बाकी जो फंडिंग आपकी आ रही होती है वो सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगेन मेरी एडवाइस, अगर आपको कोई ऐसा सुपरवाइजर मिलता है जो आपसे फंडिंग की बात नहीं करता राइट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर प्रोग्राम, आई वुड नॉट एडवाइज कि उस बंदे के साथ या बंदी के साथ आप काम करें। क्योंकि फंडिंग के बगैर पीएचडी जैसे मैंने बताया उसका कोई फायदा नहीं है करने का। तो सुपरवाइजर की तरफ से जो फंडिंग आ रही होती है वो मैक्सिमम फंडिंग आपको मिल रही होती है। अब कनाडा के रूल्स की अगर बात करें तो आप मैक्सिमम जो कुछ यूनिवर्सिटीज के होते हैं अपनी पॉलिसीज होती हैं, कुछ सीआईएचआर की जैसे मैंने बताया ट्रायल काउंसिल की पॉलिसी है, तो आप स्टूडेंट्स को जो मैक्सिमम फंडिंग दे सकते हैं वो $30,000 है पीएचडी राइट। स्टूडेंट्स को। कुछ में 35 भी है, तो डिपेंड करता है। ट्राई काउंसिल 35 भी करती है, लेकिन अगर आप कनाडा में बात करें तो एक मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप जो वेनियर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है जो कि $45,000 है। तो बहुत सारे लोगों को मिलती है बट हाईली competitive स्कॉलरशिप। सो एनीवेयर फ्रॉम 35 to 45 is the maximum that you can get as a PhD student। और वो क्या राइट। कवर कर रहा होता है, वो आपकी ट्यूशन फी कवर कर रहा होता है, वो आपके जो है वो मंथली एक्सपेंसेस कवर कर रहा होता है, और उसके अलावा समटाइम्स यू माइट हैव टू वर्क फॉर दैट जिसमें आप राइट। ग्रेजुएट असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं,
टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ज़्यादातर ग्रेजुएट लेवल पे ग्रेजुएट असिस्टेंट होता है, टीचिंग असिस्टेंट इज नॉट एज कॉमन। फैकल्टी ऑफ नर्सिंग या हेल्थ साइंसेज में मेरा ख्याल है वो ज़्यादा, इंजीनियरिंग या बाकी फील्ड्स में अगर आप जाते हैं तो टीए ज़्यादा कॉमन है बचाइए कि आर ए। तो अब दो तरह की जो फंडिंग होती है वो इस तरह से आ रही होती है कि सुपरवाइजर के पास अगर आपके पास ज़्यादा ग्रांट है, तो जब आप प्रोफाइल देख रहे हैं तो हमेशा ट्राई टू लुक अप कि उन्होंने पिछले उनके पास कौन से ग्रांट्स अवेलेबल हैं। और अगर आप कनाडा में अप्लाई करें तो ईजियर वे वुड बी सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटी काउंसिल की वेबसाइट पे जाएं, शर्क, या फिर CAHR की वेबसाइट पे जाएं, उनका एक डेटाबेस है जहाँ पे आप ग्रांट सर्च करते हैं कि प्रायर विनर कौन से हैं। आप उनमें हुँ, लोगों का नाम सर्च करें अपने प्रोफेसर का और देखें उन्होंने पुराने कोई ग्रांट्स जीते हैं कि नहीं जीते हैं। अब यही तीन राइट। बॉडीज नहीं है जो फंडिंग देती हैं। अब जैसे मैं एक अर्ली करियर रिसर्चर कंसिडर होता हूँ कनाडा में, क्योंकि अर्ली करियर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि जब आप PhD स्टार्ट करते हैं, PhD ख़त्म करते हैं अगर, तो पहले 5 साल तक आपका जो रिसर्च करियर है यू आर कंसिडर अर्ली करियर। क्योंकि मैंने 22 में ख़त्म की थी तो 27 तक आई वुड बी कंसिडर अर्ली करियर रिसर्चर। इट डजेंट मैटर आपने कितना पब्लिश किया है, वट एवर योर ग्लोबल प्रोफाइल लुक लाइक, अगर आपने 5 साल के अंदर PhD किया तो यू आर स्टिल कंसिडर अर्ली करियर रिसर्चर। हुँ, हुँ। तो उसके अलावा भी फंडिंग बहुत सारी आ रही होती है, जैसे कैंसर सोसाइटी की फंडिंग है, मेडिकल हुँ, रिसर्च हुँ। काउंसिल की फंडिंग है, कनेडियन नर्सिंग फाउंडेशन की फंडिंग है। उसके अलावा इंटरनल ग्रांट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के पास जिसको हम सीड फंडिंग कहते हैं, जो आपको स्टार्ट करते हैं। आप जब रिसेंटली एज अ न्यू फैकल्टी मेंबर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो यू कुड ऑल्सो गेट स्टार्टअप फंड्स। और भी बहुत सारे ग्रांट्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो 3 बड़े ग्रांट हैं आपके पास। पर उसके अलावा भी छोटे छोटे 15,000, 20,000, 30,000 आप अप्लाई कर सकते हैं। और काउंसिल्स होती हैं, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अपने ग्रांट्स होते हैं। तो देर आर टन्स ऑफ ग्रांट्स अवेलेबल फॉर सुपरवाइजर्स टू अप्लाई फॉर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंडिंग फॉर देयर स्टूडेंट्स। तो अब इस तरह से ऑलराइट। फंडिंग आ रही होती है। तो मेरा हुँ, ख्याल है हुँ। मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया है, आई डोंट नो। यस, यस, एग्ज़ैक्टली। अपॉर्च्युनिटीज़ की हमने बात की है, थोड़ा-सा मैं ऐड करता जाता हूँ अपना एक्सपीरियंस। ये जो हम फंडिंग की बात कर रहे हैं और आपने 2 चीज़ें मेंशन की हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, एक टीए की, टीचिंग असिस्टेंट, और रिसर्च असिस्टेंट की। तो हमारी यूनिवर्सिटी में ये है कि मैंने 2 कोर्सेज़ के लिए टीचिंग असिस्टेंट पे जो है वो काम किया है। बट उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे जो है यूनिवर्सिटी ने पे किए, लाइक $2200 पर कोर्स। और मैं मुझे तकरीबन 52 से लेके 60 आवर्स काम करना पड़ा उस पूरे कोर्स में। तो एडिशनली भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको जो है वो पे करती हैं इन केस अगर आप टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे या रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं। एंड अगेन जैसे आपने कहा, इट डिपेंड्स, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो चीज़ें वेरी कर सकती हैं। थोड़ा-सा एक और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि जैसे आज मैंने नर्सिज़ के लिए एक सेशन किया था, क्लिनिकल नर्सेज़ के लिए, जो लोग अमेरिका में या यूनाइटेड स्टेट्स में काम करना चाहते हैं। तो उसमें भी मैंने इस चीज़ को हाइलाइट किया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत जगहों पे जो है वो चले जाते हैं या गलत लोगों को अप्रोच कर लेते हैं। उनके पास नॉलेज नहीं होता, या आपको पता है हम जिन कंट्रीज़ से आते हैं वहाँ पे हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स उस तरह से डेवलप्ड नहीं है, हमें सिखाया भी नहीं जाता। तो लोग जो हैं गलत जगहों पे चले जाते हैं, गलत लोगों को अप्रोच कर लेते हैं और इवेंचुअली वो एंड अप हो जाता है उनका जो है वो फेलियर्स की तरफ। तो जैसे आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन की है कि जब भी आप पीएचडी के लिए स्पेशली जाना चाहें, तो आप फंडेड जो है वो पीएचडीज़ देखें। लेकिन हमारे पास अनफॉर्च्युनेटली पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्योंकि ज़्यादातर वहाँ का ही है, तो बहुत सारे लोग जो हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, पता नहीं होता, तो वो बस पैसा दे देते हैं और लाखों रुपए लगा लेते हैं, रादर देन कि आप गाइडेंस ले लें और उस प्रोसेस को फ़ॉलो करें ताकि आप अच्छी जगहों पे जो है वो पहुँच सकें। सो बिल्कुल। थोड़ा-सा और अगर एक आप और चीज़ उसमें ऐड करूँगा शहज़ाद, कि देखिए अलमिया जो है ना पाकिस्तान में या फिर एशियन कंट्रीज़ में, वो ये भी है कि हम लोग यूनिवर्सिटी रैंकिंग के पीछे बहुत भाग रहे होते हैं। पीएचडी इज़ नॉट अबाउट यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आप हार्वर्ड से पीएचडी कर लें, पैसे देने पड़ेंगे। हार्वर्ड में तो वैसे भी कोटा चल रहा होता है कि अगर आपके बाप दादा ने वहाँ से पीएचडी किया है तो यूर ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड कि वो आपको रख लेंगे। स्टैनफोर्ड या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में तो खैर नर्सिंग है ही नहीं है ना ऑनेस्टली। हुँ, अगर आप हुँ। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हो तो रैंकिंग के पीछे नहीं भागना होता। ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा अलमिया कि हम लोग रैंकिंग के को दिमाग पे हमने सवार किया होता है कि जी रैंकिंग अच्छी है तो हम जाएँगे।
पीएचडी इज नॉट अबाउट रैंकिंग। पीएचडी है कि आपका मैच कितना अच्छा है आपके सुपरवाइजर के पास साथ, और आप किस एरिया में जा अपने आप को एक्सपर्ट बनवाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद यू। और अगेन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता जाऊँ। आज मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, एंड ही इज़ वर्किंग इन कतार। और वो कतार में अच्छी क्लिनिकल जॉब कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने कहा मैं मलेशिया से पीएचडी कर रहा हूँ। और ही मेंशन कि मलेशिया में मैं कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, मेरा कोई इंटरवेंशनल स्टडी है। और मेरी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है, मतलब कि रैंकिंग जो है उसकी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आती है। तो इसलिए तो यही मैंने चीज़ उससे भी शेयर की कि आपको उस रैंकिंग का क्या फ़ायदा है, वेदर दे आर गोना राइट अबाउट द रैंकिंग ऑन योर डिग्री कि जी हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ये है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इन चीज़ों से जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस आपका प्रोजेक्ट क्या है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना इन्फ्लुएंशियल है, और इम्पैक्ट क्या क्रिएट करेगा आपका। सो और यस। मेरा ख्याल है, थोड़ा सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, अब अगर ऐड कर दूं, अगर आप नर्सिंग के नाम देख लें या हेल्थ साइंसेज में जो स्कॉलर्स हैं, वेल नोन स्कॉलर्स हैं, जो आई मीन कुछ नामों को मैं ले लेता हूँ मे बी, सैलीथॉन का नाम देख लें जो क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, जेनस मोर्स को देख लें, अगर आप यस। दूसरी मेथडोलॉजी फील्ड में भी देख लें, जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल का नाम सुन लें, जॉनसन, टोनी उनवाइबूसी, और जितने भी लोग हैं, कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि किस यूनिवर्सिटी से तुमने पीएचडी किया यार। एग्जैक्टली। इवेंचुअली नोबडी केयर्स अगर आप अपना करियर या। डेवलप करें, क्योंकि पीएचडी का मकसद ये है कि आपको रिसर्च साइंटिस्ट, आपको रिसर्च में जो है ना वो ट्रेनिंग देना, रिसर्चर बनाना। तो अगर आप कल को अपना रिसर्च करियर एडवांस कर रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, तो आई डोंट थिंक एनीबडी केयर्स अबाउट यूनिवर्सिटी रैंकिंग इवेंचुअली। और कनाडा का तो सिस्टम भी ऐसा है, यहाँ पे भी रैंकिंग थोड़ी बहुत है, लेकिन क्योंकि हमारा पब्लिकली फंडेड सिस्टम है, सारी यूनिवर्सिटी जो फंडेड बाय पब्लिक, हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है ही नहीं है कनाडा में इतनी ज्यादा, या। वो पीएचडी ऑफर ही नहीं करती, सारा पब्लिक फंडेड है, हर प्रोविंस की अपनी यूनिवर्सिटी है। तो इवेंचुअली रैंकिंग डजंट रियली मैटर्स। इवेंचुअली मेरी, मैं मतलब मेमोरियल को कौन कितने लोग जानते होंगे, मेमोरियल यूनिवर्सिटी को मे बी हार्डली 10-15 पीपल, अगर आप उनसे पूछे पाकिस्तान में भी जाके मेमोरियल का पता है नहीं पता। लेकिन मेरा ख्याल है आपकी अपनी प्रोफाइल मैटर करती है इवेंचुअली जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो। राइट। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अगर आप थोड़ा बात कर सकें कि चैलेंजेस क्या होते हैं लोगों को या हो सकते हैं, और उन चैलेंजेस को जो है किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, कैसे डील कर सकते हैं उनको ताकि वो सक्सेसफुल हों और पोजीशंस अवेल करें, और अपना फिर जो करियर है उसको डेवलप कर सकें और इस्टेब्लिश कर सकें, और अपनी सेटल कर सकें अपने आप को जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। तो देखें, चैलेंजेस एक तो मैंने पहले मेंशन किया कि जब आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, कुछ मास्टर्स भी फंडेड होते हैं, लेकिन फंडिंग मास्टर्स की इतनी ज़्यादा नहीं है कनाडा में। अ, हुँ। तो अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, मेरा ख्याल है विल स्टे फोकस ऑन पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें, तो पहला जो चैलेंज मैंने देखा है, और अ, हर दिन में मुझे मेरा ख्याल है 5-6 ईमेल्स आई होती हैं कि जी हमने काम करना है आपके साथ, ये करना है, रिसर्च इसमें करनी है, बट इवेंचुअली प्रोग्राम ऑफ रिसर्च डज नॉट अलाइन विद माई प्रोग्राम ऑफ रिसर्च। ओके। तो अगर आप ऐसे प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं जिनका एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट आपसे कंप्लीटली डिफरेंट है, तो 90% ऑफ द टाइम दैट ईमेल वुड एंड अप इन देयर ट्रैश बॉक्स, वो आपको ऑलराइट। रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे। हुँ, तो हुँ। मेक श्योर कि इस चैलेंज को कैसे करना है, अगर आप मास्टर्स हैं, आपने अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट किया, तो कोशिश करें कि पहले से आप जो है वो क्लियर आपको आइडिया हो कि आप किस एरिया में काम करना चाह रहे हैं, और आप अपने आप को किस फील्ड में एक्सपर्ट मनवाना चाह रहे हैं। तो अगर आप वो क्लियर आइडिया लेके चलते हैं, तो प्रोजेक्ट्स कुड बी रिफाइंड एज यू गो फॉरवर्ड। आपको ये नहीं कोई आपसे पीएचडी के टाइम पे ये नहीं कोई मांग रहा होता कि आप एग्जैक्टली जो है ना वो 100% प्रपोजल उनको लिख के दें कोई अच्छा सा। हुँ, ऑल दे हुँ। केयर अबाउट इज हाउ योर रिसर्च इंटरेस्ट मैचेस देयर रिसर्च इंटरेस्ट। अगर मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट में लेना है और मैंने कल को ग्रांट अप्लाई करनी है, अब ये सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं किस तरह से कर रहा होता हूँ। मैं साल पहले, क्योंकि हमारे एडमिशन ऑल्टरनेट ईयर्स पे होते हैं, तो अब मैंने साल हुँ, पहले लोगों को अगर लेना है, 2 स्टूडेंट्स मैंने लेने हैं, 3 स्टूडेंट्स लेने हैं पीएचडी के लिए, तो मैं अभी से ग्रांट अप्लाई करना शुरू कर देता हूँ, ताकि जब तक वो आते हैं 2026 में, मेरे पास इतनी फंडिंग अवेलेबल हो ताकि मैं उनको दे सकूँ। हुँ, हुँ। तो सुपरवाइजर्स भी यही देख रहे होते हैं, काफ़ी सारे इसी तरह से देख रहे होते हैं कि अच्छा, अगर मेरा
मैच प्रोग्राम ऑफ रिसर्च मैच हो रहा है तो आई कैन स्टार्ट हायरिंग स्टूडेंट्स इन 2026। मैं एक ग्रांट अप्लाई कर देता हूँ, उसमें मैं बता दूंगा कि 2026 में मेरे पास जो वो 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए जो मुझे फंडिंग चाहिए और उनको मैं ट्रेन करूंगा XYZ में, या ट्रेन हुँ, हुँ, करूंगी इन डिफरेंट फील्ड्स में। तो वो मेरा पहला चैलेंज है जो पाकिस्तानी या इंडियन या एशियन स्टूडेंट्स की अगर जनरली बात करें तो लोगों को नहीं पता होता। और मेरा ख्याल है वो क्यों होता है कि हमारा, अगेन अलमिया ये है हमारे एकेडेमिया का कि स्टूडेंट्स को उस तरह से फ्रीडम नहीं दिया जाता, हुँ, उनको उसी फील्ड में एंटर कर दिया जाता है जहाँ पे उनका सुपरवाइजर ऑलरेडी काम कर रहा होता है, जबकि सुपरवाइजर का रोल ये है कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट करे ताकि वो अपना करियर डेवलप करें। अब मैं अगर किसी को लेता तो आई डोंट वांट देम टू वर्क विद इन माई प्रोजेक्ट। मुझे ये होता है कि अच्छा आपकी अपनी इंटरेस्ट क्या है और मैं, मेरे पास क्या ऐसा स्किल सेट है जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेट्स से अगर आप मिक्स मेथड स्टडी करना चाह रहे हैं तो मेरे पास वो स्किल सेट है, आप हुँ, किसी भी हुँ, एरिया में करें। एज लॉन्ग एज आई कैन प्रोवाइड यू दैट मैथडोलॉजिकल एक्सपर्टीज, तो मे बी मैं सिर्फ मैथडोलॉजिकल एक्सपर्टीज दूंगा, बाकी कमेटी जब बनेगी तो मैं कंटेंट एक्सपर्ट्स ले आऊंगा। तो वो डिपेंड करता है। तो मेरा ख्याल है ये जब मास्टर्स लेवल पे हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं और अंडर ग्रेजुएट पे जितनी रिसर्च हो रही होती है पाकिस्तान, इंडिया या दूसरी कंट्रीज में, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता हमने किस पे काम करना है। अगर 10 लोगों ने बता दिया कि अच्छा ये एरिया जो है ना इस पे काम कर लो, आई मीन स्ट्रेस ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट पे पता नहीं कितने अरसे से काम हो रहा है और अभी भी हम लोग देखते हैं कि वही जी मैंने तो नर्सिंग स्टूडेंट की स्ट्रेस पे काम करना है, क्यों भाई इतना काम ऐसे क्या ही यूजलेस है? डिप्रेशन ऐसे एंजाइटी ही से बाहर नहीं निकलते जी, डिप्रेशन एंजाइटी पेशेंट की देख लो, या फिर जो क्रिटिकल वो थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग देख लो। इन प्रोजेक्ट्स का मीनिंगफुल इससे कुछ नहीं होने वाला। पिछले हुँ, 20-25 साल से जो है ना हम लोग इन फील्ड्स पे काम कर रहे हैं, मे बी लोग, एंड दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। मैं हुँ, ये देख रहा हूँ कि अगर आपने प्रोजेक्ट्स करने हैं कनाडा में, अगर पीएचडी परस्यू करनी है तो यू नीड टू लुक एट कंटेम्प्रेरी इश्यूज के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी एकेडेमिया में, किन फील्ड्स पे ज्यादा काम हो रहा है, किन फील्ड्स पे काम नहीं हो रहा। क्रिटिकल थिंकिंग कोई नहीं पूछता, अगर आप ग्रांट अप्लाई करेंगे तो कोई आपको नहीं देगा। एजुकेशनल ऐसे रिसर्च ही। के ग्रांट्स इतने अवेलेबल ही नहीं है जितना वो वैल्यू करते हैं पेशेंट सेंटर्ड रिसर्च को, पेशेंट्स के लिए जो केयर की बात करते हैं, पेशेंट ओरिएंटेड रिसर्च की हम बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन साइंस की बात करते हैं कि किस तरह से आप एविडेंस को लेके उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे काम ज़्यादा हो रहा है बजाय कि एजुकेशनल प्रोजेक्ट पे इतना काम हो। तो क्लियरली हुँ, आर्टिकुलेट करें अपना एरिया, जो दैट शुड बी क्लियरली आर्टिकुलेटेड, और उसको फिर कन्विंस करें अपने सुपरवाइजर को कि व्हाई डू यू वांट टू रियली वर्क विद देम। और वो आपकी राइट। ईमेल के अंदर जो है वो बड़े कन्विंसिंग तरीके से होना चाहिए। अगर उनको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि आपने एक ईमेल जो है वो 5 लोगों के डिपार्टमेंट में भेज दी है और वो पांचों आपस में बात करते हैं, एकेडेमिया इज अ स्मॉल ग्रुप, तो एकेडेमिक्स जो है वो बड़ा छोटा सा एक ग्रुप है, नीश ग्रुप है। उसमें यह है कि आपके पास अगर एक बंदे को आपने ईमेल किया और उसने कल को दूसरे बंदे के साथ डिपार्टमेंट में बात कर ली तो वो ऑटोमेटिकली इनको पता है कि यार ये बस हर एक को ईमेल कर रहा है और इसने जब वो कहीं ना कहीं इसको अपॉर्चुनिटी, तो यू डोंट कम अक्रॉस एज अ सीरियस स्टूडेंट। कभी कभी हुँ, होता है ऑफ कोर्स, अगर आपके एरियाज मैच करें 2-3 लोगों के साथ तो इट्स परफेक्टली फाइन टू सेंड एन ईमेल टू ऑल 3 ऑफ दोस इंडिविजुअल्स, बिकॉज अगर एक आपको ना करता है तो मे बी दे कैन पुल यू विद समबडी एल्स, उसके पास फंडिंग नहीं है दूसरे के पास फंडिंग होगी परहैप्स। तो ये एक तरीका पहला है। दूसरा ये जो चैलेंज मुझे नजर आता है वो ये है कि मेथडोलॉजिकल नॉलेज जो है ना उस स्टूडेंट्स की वो कोई इतनी खास नहीं होती है। मास्टर्स हुँ, कर लिए होते हैं लेकिन वो है ही नहीं है, मेथडोलॉजिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं। हम मेथडोलॉजी को ना बिल्कुल साइड पे ले जाते हैं, सिर्फ वही या जो 4-5 चीजें लोगों के माइंड में होती हैं कि अच्छा जी क्वांटिटेटिव करनी है बस क्वांटिटेटिव कर लो, क्वालिटेटिव में वही 4 अप्रोचेस पता होते हैं उसी में रहते हैं। ये नहीं देखना होता कि अच्छा जी हमारे पास अभी कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस क्या चल रही है, क्योंकि मेथडोलॉजी भी उसी तरह से चेंज होती है जिस तरह से क्लिनिकल प्रैक्टिस चेंज हो रही होती है, क्योंकि या आपने इवेंचुअली ऐसी मेथडोलॉजीज डेवलप करनी है जो आपकी नीड्स को पूरा कर सके ना। और अक्सर मैंने सुना है कि लोग कहते हैं मेथडोलॉजिकल रिसर्च है वो यूजफुल नहीं है, उस पर आप टाइम वेस्ट ना करें। मैं अपना एग्जांपल दूंगा, वी रिसेंटली वॉन अ CAHR ग्रांट, कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च, दे आर विलिंग टू फंड रिसर्च ऑन हुँ, रिसर्च, हुँ, जिसको हम कनाडा में कहते हैं रिसर्च ऑन रिसर्च। टॉप नॉच जो स्कॉलर्स हैं कनाडा में 90% ऑफ दो स्कॉलर्स आर एक्चुअली मेथडोलॉजिकल एक्सपर्ट। एंड्रिया ट्रिको हुँ, का नाम अगर ले लें, प्रिज्मा गाइडलाइंस अगर आप सिस्टमैटिक रिव्यूज करते हैं नर्सिंग में या हेल्थ साइंसेज में, तो या जिसने वो डेवलप किए हैं गाइडलाइंस, शी गॉट मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर इन हुँ, फंडिंग। और वो हुँ, काम क्या करती है? मेथडोलॉजिकल एक्सपर्ट है, स्कोपिंग रिव्यूज राइट। की मेथडोलॉजी पे।
जर्मी ग्रिमशा का नाम ले लें, और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में लेके गॉर्डन गोएट का नाम ले लें। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी फंडिंग है क्योंकि वो मेथोडोलॉजिकल रिसर्च करते हैं। इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इवेंचुअली खराब रिसर्च कर रहे हैं और कर को जाके उसी खराब रिसर्च की बेसिस पे आपने पॉलिसी और प्रैक्टिस इन्फॉर्म करनी है, तो वो गलत रिसर्च को, वो जिसको हम स्टेटिस्टिक्स में एक फ्रेज नहीं कहते, गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अगर मैं गार्बेज या ही लेके जा रहा हूँ तो गार्बेज से मैं पेशेंट केयर को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तो उससे क्या फायदा होगा? ना ना प्रैक्टिस चेंज होगी, ना पॉलिसी चेंज होगी। तो वो मेरा ख्याल है एक दूसरा इशू है, जो स्टूडेंट्स को मैथोडोलॉजिकल एक्सपर्टीज का कोई पता नहीं है, उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही होती है। मेरा ख्याल है पार्ट ऑफ इट इज बिकॉज हमारे एजुकेटर्स जो हैं वो इतने नॉलेजेबल नहीं है, वो उनको उस तरह से चीजें सिखा नहीं रहे होते। तीसरा जो इशू है वो राइटिंग स्किल्स का या है। पीएचडी एक इंटेंसिव राइटिंग जो है ना वो प्रोग्राम है। आपको पेपर्स लिखने होते हैं, देयर आर नो एग्जाम्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होता है, लेकिन ज्यादातर राइटिंग है। अगर आपकी स्किल्स नहीं है, आप पेपर पब्लिश नहीं कर सकते, आप राइटिंग नहीं कर सकते, तो दैट इवेंचुअली लीड्स टू योर लैक ऑफ सिलेक्शन। आपको सिलेक्ट नहीं करते प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि पब्लिकेशंस, अब हाई रैंक की यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पब्लिकेशंस चाहिए। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल में, ग्रेजुएट लेवल में छोटे मोटे ग्रांट्स जीते हैं, रिसर्च ग्रांट, तो दैट काइंड एड्स वैल्यू टू यू। फिर तीसरा चीज़ है कि हम लोग पीएचडी को सिर्फ एकेडमिया तक ही ना रखें। या एक जो चीज़ है उसको हम बात करते हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपका वॉलंटियर वर्क जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में उसकी बहुत लैकिंग है। पाकिस्तान इंडिया में अगर करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में जो वॉलंटियर काम है वो इतना होता ही नहीं है। इवेंचुअली हर चीज़ उसको मोनेटाइज किया होता है। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में या ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, किसी भी अगर आप एकेडमिक कल्चर में चल रहे हैं, तो वॉलंटियर वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप या कम्युनिटी में कितना जो है वो कंट्रीब्यूट करें। इवेंचुअली जो इसको हम मीनिंगफुल चेंज कहते हैं ना, कि आप जो काम कर रहे हैं वो लेके कम्युनिटी में जा रहे हैं, कम्युनिटी के साथ आप कितनी पार्टनरशिप्स डेवलप कर रहे हैं, तो वो भी एक या इम्पॉर्टेंट। और मेरा ख्याल है ये चार चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, और आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में जब आप पीएचडी के लिए सबमिट करते हैं, इफ यू काइंड अलाइनिंग इनटू बोथ दोस एरियाज, और उन चारों एरियाज की बात करें, तो देयर इज हायर चांसेस कि आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। और वो कम्युनिटी में सिर्फ यही नहीं मैं कह रहा कि पार्टनरशिप्स की बात करें, लीडरशिप एक्सपीरियंस भी आ जाता है। तो गोइंग बैक टू राइट द एग्जांपल ऑफ वेनियस स्कॉलरशिप की जो मैंने बात की कनाडा में, या फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की बात कर लें यूएस में, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप की बात करें, कोई भी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स की आप बात करें, लीडरशिप इज पार्ट ऑफ इट। तो वो यही चार चीजें मांग रहे होते हैं कि आपका रिसर्च एक्सपर्टीज क्या है, आपका प्रोग्राम ऑफ रिसर्च क्या है, किस तरह का चेंज आप लेके आना चाह रहे हैं दुनिया के अंदर, और फिर आप जो है वो क्या आप लीडरशिप या एक्सपीरियंसेस लेके आए हैं जिसकी बेसिस पे आप समझते हैं कि यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप। तो मेरा ख्याल है अगर ये चार चीजें आप लेके आते हैं, so your application will be quite strong, or eventually you've got higher chances of getting selected into a PhD program. राइट बड़ा बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है तशामन, थैंक यू सो मच। आई थिंक बैक होम जो हमारे फैकल्टीज़ हैं, ख़ासकर जो इन चीज़ों में काम कर रहे हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। और फिर आगे फर्दर जो है वो बच्चों को जो अंडर ग्रेड्स के लेवल पे या इवन मास्टर्स के लेवल पे वी नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि किस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशंस को जो है वो प्रिपेयर करना है, ताकि आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएँ। सो फाइनली आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हमने आज कवर की हैं। एक फाइनल चीज़ जो है वो जिस पे मैं चाहूँगा अगर आप बात करें, सो देन वी विल एंड अप कि अगर कोई आता है यहाँ पे मास्टर्स पीएचडी करता है, तो फिर क्या उसके पास करियर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं और किस तरह से जो है वो आगे चीज़ों को लेके चल सकते हैं? जी, जैसे मैंने, मेरा ख्याल है आई काइंड अलूडेड टू सम ऑफ दीज आइडियाज ऑलरेडी, लेकिन अगर आप बात करते हैं करियर डेवलपमेंट की, तो पीएचडी के बाद यू गॉट वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो सबसे पहली चीज़ जो लोगों के माइंड में आती है वो टेन्योर ट्रैक पोजीशंस होती हैं। अब वो भी अगेन एकेडमिक कल्चर का थोड़ा सा फर्क है। तो पाकिस्तान, इंडिया या दूसरी कंट्रीज में परहैप्स यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, लेकिन कॉलेजेस में टेन्योर ट्रैक नहीं होती है। टेन्योर ट्रैक पोजीशन ये है कि आप पीएचडी कर लेते हैं, यू स्टार्ट अ पोजीशन विद द यूनिवर्सिटी, अगर आप टेन्योर ट्रैक के अंदर हैं, तो 5 साल के अंदर आप जो है वो 5 से 6 साल में यू कैन अप्लाई टू बिकम अ परमानेंट फैकल्टी मेंबर। फिर आपकी यूनिवर्सिटी तबाह हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, यू आर इवेंचुअली पार्ट ऑफ दैट फैकल्टी, आपको कोई निकाल नहीं सकता। तो टेन्योर ट्रैक, लेकिन वहां से जाने के लिए पीएचडी के बाद टेन्योर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अभी टेन्योर पोजीशंस की थोड़ी कमी आ गई है, तो लोग ज्यादातर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो फिर प्रेफर करते हैं कि यू शुड गो फॉर अ पोस्ट डॉक।
तो अगर इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग अ करियर इन रिसर्च, तो परहैप्स डू अ पोस्ट डॉक। अब पोस्ट डॉक का भी कुछ ये है कि लोगों का मेरा ख्याल है माइंडसेट बना हुआ है कि पोस्ट डॉक इज हायर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, तो वो आप पीएचडी के बाद जो है ना वो बड़ा कोई टॉप नॉच हो जाते हैं अगर आपने पीएच पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप की है। मैंने कोई पोस्ट डॉक फेलोशिप नहीं की। उसमें यह है कि पोस्ट डॉक essentially दिस इज अगेन माय व्यू पॉइंट, पोस्टॉक आर लिटरली जस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट। वो पीएचडी वाले ग्रेजुएट असिस्टेंट है, उन्होंने थोड़ा सा और ट्रेनिंग लेनी है तो चलो जी उनको कम सैलरी पे हम ज़्यादा काम करवा लेते हैं। मैं पर्सनली अगेंस्ट टू पोस्टॉक के। मैं सिर्फ उस वक्त पोस्टॉक लेता हूँ जब मुझे पता है कि बेंटिंग फेलोशिप जो कनाडा की एक बड़ी प्रेस्टिजियस फेलोशिप है जिसमें आप पोस्ट डॉक को $70,000 तक दे सकते हैं, या आपके पास कोई अच्छा ग्रांट हो जिसमें आप 70,000 तक एटलीस्ट उनको दे सकते हैं। अदरवाइज वाई वुड गो फॉर 70 to 30,000 डॉलर? जब आप टेन्योर ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो यू कैन स्टार्ट मेकिंग 100,000 प्लस अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वो दो चीज़ें आप पोस्ट डॉक पे जा सकते हैं लोग अगर रिसर्च करियर परस्यू करने हैं, टेन्योर ट्रैक पे चलते हैं। अब उसके अलावा इंडस्ट्रियल पोजीशन बहुत सारी आ गई हैं और जो कि मेरा ख्याल है इतनी हाईलाइटेड नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि पीएचडी में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो दो तीन एग्जांपल्स दूंगा। एक तो यह है कि पॉलिसी कंसल्टेंट्स की जब हम बात करते हैं, पॉलिसी और प्रैक्टिस कंसल्टेंट्स होते हैं। अगर आपने नर्सिंग में पीएचडी किया, इवन डीएनपी किया हुआ है, तो जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं कनाडा में, जैसे कि सीएनओ है, कैनेडियन ओंटारियो नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सीआरएनएल है न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर की, या फिर आपके पास नोवा स्कोशिया की रेगुलेटरी बॉडी है, तो उन हर रेगुलेटरी बॉडीज में पॉलिसी और प्रैक्टिस कंसल्टेंट्स बैठे होते हैं। उनके पास यहाँ तो मास्टर्स डिग्री होती है या फिर उनके पास पीएचडीज होती हैं। और उनका काम क्या होता है, उन्होंने पॉलिसीज डेवलप करनी होती हैं रेगुलेटरी बॉडीज की, और देखना होता है कि क्या एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है और इस एविडेंस को किस तरह से हम लेके तो लाइसेंसर प्रोसेस को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सकें। या नर्सिस की जो प्रैक्टिस गाइडलाइंस डेवलप हो रही होती हैं हेल्थ केयर सेटिंग में, वो एकेडमिक्स के साथ काम करके तो उनको शेप कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो प्रोविंशियल हेल्थ केयर सिस्टम्स की जब बात करते हैं तो आपके पास जितनी भी ये नर्सेज होती हैं, पीएचडी प्रिपेयर्ड नर्सेज होती हैं, दे कुड आल्सो वर्क इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और वहाँ पे पोजीशंस होती हैं जो कि हेल्थ मिनिस्टर्स की। अब ऑफ कोर्स लाइक सम ऑफ इट वुड बी पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स में जाके तो फिर आप इवेंचुअली उसको परस्यू करते हैं। लेकिन पॉलिसी कंसल्टेंट, प्रैक्टिस कंसल्टेंट जो है, यू कैन अप्लाई फॉर दोज पोजीशंस विदाउट बीइंग वरीड अबाउट अगर आपका एकेडेमिया में इंटरेस्ट नहीं है। एक और जो करियर प्रोस्पेक्ट आता है वो आपके पास आता है इंडस्ट्री में, जिसको मैं बार बार बता रहा हूँ। इंडस्ट्री का काम यह है कि कनाडा का, दिस इज अगेन आई थिंक स्ट्रिक्टली मोर अलाइन टू कनेडियन कॉन्टेक्स्ट, या मे भी थोड़ा बहुत यूएस और ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे जब टेन्योर ट्रैक की हम बात कर रहे होते हैं, कुछ एकेडमिक्स होते हैं, दे आर नॉट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। क्योंकि कनाडा में मैंने आपको बताया कि देयर इज अ बिग ड्राइव टुवर्ड्स नॉलेज ट्रांसलेशन और इम्प्लीमेंटेशन साइंस। मेरा ख्याल है मैंने आगे दो तीन दफा इन वर्ड्स का बता दिया, थोड़ा सा मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं कि इम्प्लीमेंटेशन साइंस या केटी का सिंपल मतलब यह है कि जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जो पब्लिश पेपर है आपके, इट वुड टेक अराउंड 15 to 17 years फॉर दैट रिसर्च टू बी एक्चुअली ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिस। तो इम्प्लीमेंटेशन साइंटिस्ट या नॉलेज ट्रांसलेशन एक्सपर्ट्स क्या कर रहे होते हैं, उस गैप को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जितनी जल्दी वो एविडेंस जनरेट होता है, हाई क्वालिटी एविडेंस, उसको फौरन से प्रैक्टिस में ट्रांसलेट किया जाए ताकि पेशेंट केयर इंप्रूव हो, पॉलिसी इंप्रूव हो, प्रैक्टिस इंप्रूव हो। तो कनाडा में 99% जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन हर एक के पास जो वो हॉस्पिटल एफिलिएटेड जो हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल के अंदर जो वो इम्प्लीमेंटेशन यूनिट्स होते हैं या पेशेंट ओरिएंटेड रिसर्च यूनिट्स होते हैं या स्पोर यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स के अंदर आपके पास काफ़ी सारे एकेडमिक्स काम कर रहे होते हैं और वो पीएचडीज होल्डर होते हैं जिनको रिसर्च एक्सपीरियंस। लेकिन उनका ज़्यादातर काम क्या होता है कि एविडेंस लेना, एकेडमिक्स जो यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स है उनके साथ काम करना और उसको ट्रांसलेट करना प्रैक्टिस के अंदर। अब उनमें से बहुत सारे जो पीएचडी होल्डर्स है, दे आर आल्सो टीचिंग एट द यूनिवर्सिटीज, लेकिन वो पार्ट टाइम या उनको स्टेटस ओनली अपॉइंटमेंट का अक्सर नाम दिया जाता है। वो टीचिंग कर रहे होते हैं लेकिन ज़्यादा उनकी जो ओरिजिनल जो टेक्निकल उनकी मेन अपॉइंटमेंट है वो उनकी हॉस्पिटल के साथ होती है। तो वो एक चौथा रोल है जिसको हम इंडस्ट्री का रोल कहते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, आप उसमें जो है वो इवन ट्रैवल नर्सेज की बात कर लें तो पीएचडी के बाद आप काफ़ी सारे डिफरेंट रोल हैं जो नर्सेज परस्यू कर सकती हैं। आप रिसर्च कंसल्टेंट के तौर पे काम सकते हैं। आप इवेंचुअली अगर आप करियर में एडवांस करते हैं तो यू कैन बिकम अ जर्नल एडिटर। जर्नल एडिटर यू वोंट गेट अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन यह है कि उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है थोड़ा बहुत जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे आगे करियर पाथ्स हैं नर्सेज के लिए मास्टर्स के बाद।
और पीएचडी के बाद इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में चले जाते हैं अगर, तो यू डोंट नीड टू रियली टीच एट द फैकल्टी ऑफ नर्सिंग। आप क्रॉस अपॉइंटमेंट लेते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाके पढ़ाते हैं, सोशल वर्कर के साथ काम कर सकते हैं। इवन होम केयर एजेंसीज जो होती हैं, जो कि बहुत कॉमन है फॉरेन कंट्रीज में, उसमें नॉर्थ अमेरिका में पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे आपके पास जो नर्सेज काम कर रही होती हैं, जो पॉलिसीज और प्रैक्टिस डेवलप कर रही होती हैं, वो भी सारे पॉलिसी वो पीएचडी प्रिपेयर्ड होती हैं वहाँ पे भी, नर्सेज या मास्टर्स प्रिपेयर्ड एटलीस्ट होती हैं। तो देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट पोजीशंस वेयर आप where you can actually excel after your PhD or master's degree in nursing. या थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है जो लोग हमें सुन रहे हैं, ये सारे खासकर जो नर्सेस, दोज हु आर थिंकिंग कि उन्होंने जो है मास्टर्स या पीएचडी के लिए परस्यू करना है, प्लीज़ कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। और ये सारा स्कोप जो है और जो भी चैलेंजेस की अभी तक हमने बात की है, आई आई एम नॉट श्योर कि ये आपसे रिलेटेड है या नहीं, लेकिन आई नो यू माइट हैव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस के जो थोड़ा सा चैलेंजेस होते हैं डेफिनेटली हमें इमिग्रेशन के। मे बी अगर एडमिशन हो जाता है तो शायद वीज़ा ना मिले। मोस्टली तो ऐसा होता है कि पीएचडी मास्टर्स के लेवल पे आपको जो है वो डेफिनेटली श्योर श्योर वीज़ा भी मिल जाता है, फैमिलीज भी आ जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है या कोई चैलेंज फेस करता है कोई कैंडिडेट, तो डू यू हैव एनी आइडिया कि किस तरह से इसको कंसिडरेशन कैसे की जा सकती हैं ताकि रिजेक्शन से बचा जाए, वीज़ा देखिए, रिजेक्शन? 90% जो वीजा रिफ्यूजल आ रहे होते हैं, पहला जो आजकल जो मेरा ख्याल है ज्यादा इशू है वो फंडिंग का है। तो अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहाँ आपके पास फंडिंग जो है वो बेसलाइन फंडिंग तो अवेलेबल है, लेकिन आपके पास एडिशनल फंडिंग नहीं है, तो वीजा ऑफिसर कुड बी प्रॉब्ली inclined to reject your वीजा, क्योंकि फंडिंग का इशू आता है। दूसरा फिर उसमें होता है स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं। जब वीजा ऑफिसर को लेटर लिख रहे होते हैं, तो अक्सर वो लेटर इतने वेल डेवलप नहीं होते जो कि रिजेक्शन को लीड करते हैं। इवेंचुअली यू नीड टू डेमोन्स्ट्रेट कि आपके पास जो अपनी फॉरेन, अपनी जिस कंट्री से आप आ रहे हैं उनके, उसमें आपके टाइज हैं किसी ना किसी तरह से। अगर आप वो टाइज डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते, तो वो कॉमन रीजन होता है रिजेक्शन का। और अगर आप, मेरा ख्याल है कन्विंस अगर आप कर सकते हैं अपने वीजा ऑफिसर को किसी तरह से, तो वो, उसके अलावा और कोई तरीका कार नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास अभी करेंटली दो स्टूडेंट्स हैं पीएचडी जो कर रहे हैं। अ, उसमें से एक स्टूडेंट जो है उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था। मैंने स्टूडेंट से दोबारा बात की, मैंने कहा आई वुड लाइक टू सी योर लेटर, लेटर वगैरह मैंने देखा, उसको अपडेट किया, फिर आई आई रिक्वेस्टेड देम टू रीसबमिट द वीज़ा एप्लीकेशन। तो 6 दिन में उनका वीज़ा दोबारा से अप्रूव हो गया था। तो आई थिंक समटाइम इट डिपेंड्स ऑन द वे यू वर्ड योर थिंग्स, और किस तरह से आप लेटर जो वो लिख रहे होते हो। तो फंडिंग मेरा ख्याल है सबसे मेजर इशू है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में। जिस तरह के अभी आईआरसीसी की पॉलिसीज चल रही है कनेडियन कॉन्टेक्स्ट में या दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी, अगर आप देख लें, तो अगर आपके पास एडिक्वेट फंडिंग नहीं है, आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे अपनी टाइज, तो उसको मेरा ख्याल है टैकल करना थोड़ा सा ज़रूरी है आपके लेटर के अंदर, किसी तरह से आपको वो हाईलाइट करना है। और कभी कभी डिपेंड करता है लोकेशन पे। अगर आप लेट्स से कनाडा की बात करते हैं, तो ओंटारियो में, क्योंकि अभी तो आईआरसीसी ने कोटा डेवलप कर दिया कि सर्टन प्रोविंसेस में जो है उन्होंने लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी प्रोविंस में जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो है वो कोटा बहुत लो है, अब ग्रेजुएट प्रोग्राम का अगर कोटा आप बात करें, न्यूजीलैंड में मेरा ख्याल है अभी करंटली उनकी जो स्टेटिस्टिक्स है 1400, उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे। अब वो 14 से ग्रेजुएट का मतलब है कि उसमें मास्टर्स भी इंक्लूडेड है, उसमें पीएचडी भी इंक्लूडेड है। अब वो डिपेंड करता है कि किन डिसिप्लिन में, किन डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। अगर हमारे पास 5 नर्सिस वाले आ रहे हैं, नर्सिंग मास्टर्स आ रहे हैं या पीएचडी आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ऑयल एंड गैस के लिए न्यूफीलैंड इज क्वाइट फेमस, मेमोरियल यूनिवर्सिटी, तो अगर आप वहाँ पे बात करते हैं तो उनके पास फंडिंग ज़्यादा, तो ऑब्वियसली दे गेट द वीज़ा कंपेयर टू नर्सेस। तो वो अगेन आई थिंक इट टू मी, वीज़ा राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग इज जस्ट एन आर्ट। आपको थोड़ा सीखना पड़ता है कि किस तरह से जो आप जो है वो कन्विंस करें कि जी मैंने जो है वो आना है, लेकिन मैं जो इवेंचुअली पाकिस्तान या इंडिया या वापस जाऊंगा, और वो कन्विंस करना होता है, किसी तरह से अपने टाइज शो करने होते हैं। या नो, वेरी वेल सेड। और आपकी इस बात से मुझे याद आया, दो यू आर क्वाइट सपोर्टिव और यू आर ऑलवेज वेलकम द इंक्वायरीज और लोगों को हेल्प भी करते हैं। सो इन केस इफ समवन वांट्स टू डिस्कस समथिंग और कुछ आपसे हेल्प किसी को चाहिए हो, जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों को
राइट, लोगों का पता नहीं होता और वो फिर एंड अप कर जाते हैं फेलियर में। तो वुड यू बी विलिंग टू टॉक टू पीपल, लाइक अगर कोई आपसे बात करना चाहे तो कर सकते हैं? देखिए, मैं पहले ही बहुत ओपन हूँ। मेरा ख्याल है जितने भी लोग मेरे साथ राब्ता करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, पर्टिकुलरली जो नर्सिंग बैकग्राउंड से होते हैं, जो एकेडेमिया में आना चाह रहे हैं, आई एम ऑलवेज रिस्पॉन्सिव। मैं हमेशा मैसेज का जवाब देता हूँ। वो सो आई बी ओपन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, इफ दे वुड लाइक टू रीच आउट टू मी रिगार्डिंग इवन पीएचडी प्रोसेस, पीएचडी एडमिशन के सिलसिले में अगर बात करनी है, या if they're interested in pursuing PhD in other countries, तो जितनी मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ आई विल हेल्प यू। और मैं कंसल्टेंट्स की तरह आपसे कोई 15-20 लाख नहीं लूंगा। दिस विल बी ऑल फ्री एडवाइस। या नो, थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड। और इसके अलावा जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट अस प्लीज़ सेंड अ मैसेज, ये वीडियो में भी आप डाल सकते हैं और आई विल शेयर माय ईमेल। मेरा ईमेल जो है वो वीडियो जो मेरा चैनल है इस पे भी आपको मिल जाएगा, और आप हमें अप्रोच कर सकते हैं इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, और मुझसे बात कर सकते हैं, एहतशाम से आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। तो या सो या दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। वंस अगेन थैंक यू सो मच एहतशाम, आपकी इम्पोर्टेंट और सब्सटेंशियल जो आपके व्यूज़ हैं उनके लिए, और जितनी भी आपने जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस और जो भी नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर किया, आई होप कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, स्पेशली दोज हु वांट टू परस्यू देयर करियर्स यू नो इन हायर एजुकेशन लाइक मास्टर्स एंड पीएचडी इन कनाडा एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज, वो इस चीज़ को जो है वो कंसिडर करेंगे, और दे विल बी यू नो दे विल हैव much benefits. बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप दिस Yeah, वाज यूजफुल। yeah, thank you so much. Now I would like to stop the recording, and I think this was all about. So I hope you will like the video. If you like the video, please subscribe the channel, share the video, and comment. And if you have any questions, just put your questions in the box, in the comment box, so that we can review, and we'll definitely give you answers. Thank you and bye for now.